अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो हम आइसोटोप्स के हवाले से मैस स्पेक्ट्रोमीट्री को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के और भी बहुत से यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो हमने फोकस करना है और जिस हवाले से हमने डिस्कस करना है वो है इंफॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक प्रिंसिपल है और हम इसको इसी हवाले से डिफाइन कर लेते हैं। तो आप डेफिनेशन को देखिएगा, द टेक्निक इन विच वी डिटरमन, ऐसी टेक्निक जिसमें हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की आइसोटोप्स की क्या तादाद है, देयर रिलेटिव अबंडेंसेस, उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंसेस, एंड देयर एग्जैक्ट मैसेस, और उन आइसोटोप्स की एग्जैक्ट मैसेस को मालूम करते हैं। तो आइसोटोप्स के हवाले से ये तीन इंफॉर्मेशन जो है वो इस टेक्निक में हासिल की जाती है। अब स्टूडेंट्स, जाहिर है ये तो एक प्रिंसिपल का नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए, इसको वर्क करने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस भी, उसकी भी जरूरत होती है। तो इसके लिए फ्रांसिस विलियम आस्टन, उसने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो फर्स्ट मैस स्पेक्ट्रोमीटर था वो 1919 में इसने बनाया और उसका नाम आस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ था। तो जिसकी वजह से उसको 1922 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। एडवांसमेंट आई इसके अंदर और मजीद सोफिस्टिकेटेड जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर उनको डिस्कवर किया गया, जैसा कि डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक और इसकी टाइप है। तो उसके अंदर हम सॉलिड के स्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे सोडियम है, जैसे कार्बन है। तो ऐसे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के हवाले से एनालिसिस जो है हम डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है उसका एक जो मतलब प्रिंसिपल है, हम उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इसको समझना, इसको याद रखना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो जितना भी इसका वो प्रिंसिपल है और उसकी जो वर्किंग है, हम उसको 7 स्टेप्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला स्टेप है वेपोराइजेशन। उसके बाद हम आयोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। देन वी शैल डिस्कस फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, what is the role of ion collector, and comparison with carbon 12 and mass spectrum. So I am going to draw label diagram of mass spectrometer, और इस लेबल डायग्राम की मदद से हम ये सारे स्टेप्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वेपोराइजेशन की तरफ चलते हैं। अब इन स्टेप्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं कि हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि नियॉन है। वैसे तो बाकी सारे एलिमेंट्स के बहुत से दूसरे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, लेकिन सिंपल एग्जांपल लेंगे। हमें पता है नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। अब यहाँ पे एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो किसी भी आइसोटोप की एटॉमिक मैस है वो होल नंबर में नहीं, ये एटॉमिक मैस रिलेटिव एटॉमिक मैस है और ये फ्रैक्शन में होती है। जैसे नियॉन 20 की है 19.9924 EMU, नियॉन 21 वाले की है 20.994 AMU, और नियॉन 22 वाले की है 21.9941 AMU।
इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जो नियॉन 20 वाले आइसोटोप्स हैं इसके दे आर 90.92% अबंडेंट। जो नियॉन 21 वाले हैं दे आर 0.257% अबंडेंट एंड नियॉन 22 वाले जो हैं 8.82% अबंडेंट है। अब यही बात हमने डिस्कस करनी है कि ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे हासिल होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में वो है वेपोराइजेशन। आपके पास अगर कोई सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है तो उसकी तो वेपोराइजेशन हमें करनी पड़ेगी। उसको हीट करेंगे, उसको गैस की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो किसी भी सॉलिड को आप गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करें या किसी लिक्विड को गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन स्टूडेंट्स जो नियॉन है, नियॉन तो पहले ही गैस है रूम टेम्परेचर पे, तो इसको वेपोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसका जो सैंपल है, जो अमाउंट ऑफ गैस आपके पास है, उसको आपने मजीद रिड्यूस कर लेना है। उसका प्रेशर बहुत ही कम हो, 10 रेज टू पावर -6 टू 10 रेज टू पावर -7 टॉ। ये इंतहाई माइन्यूट क्वांटिटी है जिसका प्रेशर 10 रेज टू पावर -6 से लेकर 10 रेज टू पावर -7 टॉ। याद रखिए स्टूडेंट्स, 1 एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 760 टॉर होते हैं और ये प्रेशर तो 1 टॉर भी नहीं है, उसकी भी बहुत छोटी सी फ्रैक्शन है। तो आप ये थोड़ी सी मिकदार में इसको आयोनाइजेशन चैम्बर में भेज दें, नियॉन गैस को। अब आयोनाइजेशन की अगर बात करें तो इस नियॉन के जो एटम्स हैं वो दरअसल मॉलिक्यूल्स ही हैं, क्योंकि नियॉन एक नोबल गैस है। तो यहां पे एक फिलामेंट है जिसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और इसके जो एक्साइटिंग और डी एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट में से निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं, दे बिकम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नियॉन का सैंपल, नियॉन के एटम्स जब यहां पे पहुंचेंगे इस चैम्बर में, तो ये उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे और उनको आयोनाइज करेंगे। और ये आयोनाइजेशन ऐसी होगी कि ये सारे के सारे जो एटम्स हैं नियॉन के, ये यूनी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। नियॉन के जितने भी आइसोटोप्स थे, जितने भी एटम्स थे, यहां पे उन सबको हमने यूनी पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप डिस्कस करते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसे अप्लाई की जाएगी? यहां पे एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगाई जाती हैं। ये एक परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को सप्लाई किया गया है। इसका पॉजिटिव एंड इधर पहले लगा हुआ है। तो जब ये एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं तो ये वाला पॉजिटिव पार्ट जो इस साइड पे इसका लगा हुआ है, ये इनको रिपेल करता है और ये नेगेटिव पार्ट जो प्लेट का है वो इन आयंस को अट्रैक्ट करता है। तो ये आयंस बन जाते हैं फास्ट मूविंग आयंस, दे आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव प्लेट। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो उन्होंने किधर जाना है? नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना है और इसमें से गुजर जाते हैं। और आगे दो स्लिट्स हमने लगाई हुई हैं, प्लेट्स हैं जिनके आमने सामने सुराख किए गए हैं। तो उनमें से जब ये आयंस गुजरते हैं तो ये एक बीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है। ये आप 500 से लेकर 2000 वोल्ट्स तक इसको वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज किया जा सकता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन बता दूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? टू एक्सेलरेट दीज आयंस टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट और फिर उनकी एक बीम हासिल करना। याद रखें,
इस बीम में नियॉन के तीनों तरह के आइसोटोप्स अपनी रिलेटिव अबंडेंसेस के हिसाब से मौजूद हैं। अब सबसे जो मेन पार्ट है आपके मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं, और वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट लगा है यहां पे, ये जो मोड है इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, और ये ऐसे है कि आपका फर्ज करें ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, तो मैग्नेट ऐसे लगा हुआ है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा है उसको तो डायग्राम में शो नहीं कर सकता, ऊपर और नीचे वाले हिस्से को मैं डायग्राम के अंदर शो कर रहा हूं। तो ये ऐसे ही है जैसे मैग्नेट के दो पोल्स हो, और आपको पता होना चाहिए दोनों पोल्स के दरमियान मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती, और जब उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में से कोई चार्ज पार्टिकल गुजरता है, ऐसा पार्टिकल जिसपे चार्ज हो, तो वो उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करती है। तो अब देखें, ये जो आपके नियॉन के आयंस हैं, ये डिफरेंट आइसोटोप्स के आयंस हैं। इनके ऊपर अगर चार्ज सिमिलर है तो इनकी मैसेज डिफरेंट है। हम कहते हैं दे हैव डिफरेंट mass to charge ratio values। इन आयंस की, इन आइसोटोप्स की डिफरेंट mass to charge ratio values है। तो जिन आयंस की इस बीम के अंदर जो mass to charge ratio वैल्यू है वो ज्यादा होगी, वो बड़े रेडियस का सर्कल बनाते हुए फॉल करेंगे। उससे कम जिनकी mass to charge ratio वैल्यू होगी, वो जो सर्कल बनाएंगे, सर्कल का कर्वेचर बनाएंगे, वो कम रेडियस का होगा। क्योंकि अगर लाइटर है ना पार्टिकल, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डिफ्लेक्ट कर देती है, और जो सबसे लाइटर वाले हैं आइसोटोप्स इसके अंदर, वो तीसरा ग्रुप बनाएंगे और उसका रेडियस सबसे कम होगा। ये काम किया है मैग्नेटिक फील्ड ने, कि उसने क्या किया, उसने इस बीम के अंदर जो आइसोटोप्स थे आयंस की शक्ल में, उनको उनकी डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। और अब जब ये सेपरेट हो गए हैं तो ये किधर जाएंगे, नाउ दे वुड फॉल ऑन आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन है, उसकी हम बात कर लेते हैं। मैस टू चार्ज रेशो वैल्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e। तो H क्या है, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। E क्या है, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड R इज द रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर। भाई अगर आप इस कर्व को एक पूरा सर्कल बना दो तो इसका रेडियस बनेगा ना, इसके सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो ये जो बड़ा रेडियस है वो मैस टू चार्ज रेशो वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, मैस ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा है, मैस कम हो तो रेडियस भी कम है। तो हम कहते हैं कि ये वाले जो आइसोटोप्स हैं, ये अपनी मैस टू चार्ज रेशियोज की बुनियाद पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आयन कलेक्टर की। तो आयन कलेक्टर एक चार्ज डिवाइस है, इसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। ये आके स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखें, 3 स्पॉट पे आके आयंस ने स्ट्राइक किया है, और 3 स्पॉट पे इलेक्ट्रिक करंट चेंज हुआ है। तो इससे क्या मुराद है, हम तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे, हमें पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट का सैंपल है उसमें 3 डिफरेंट आइसोटोप्स। तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स का हमें यहां से पता चल गया। उसके बाद जो भी आयन आएगा वो यहां से इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, इलेक्ट्रोमीटर से इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और यहाँ पे जितने आयंस आते हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं उतनी इलेक्ट्रिक करंट वेरिएशन डेवलप होती है। यहाँ पे जितने आयंस आते हैं उतनी इलेक्ट्रिक करंट वेरिएशन डेवलप होती है, और यहाँ पे जो आते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है उसका कंपैरिजन है, उससे हमें पता चलता है कि ये जो लाइटर वाले हैं उनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है।
और उससे जो हैवियर वाले हैं उनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है, और जो सबसे हैवियर हैं उनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, दो बातों का आपको यहाँ पे पता चल गया आयन कलेक्टर से। एक तो कि इस एलिमेंट के सैंपल में कितने आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप हैं, और दूसरी जिस बात का आपको पता चला है वो ये है कि इनमें से जो हर आइसोटोप है उसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि इनकी मैसेज को कैसे डिटरमिन किया जाता है, रिलेटिव मैसेज को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट वेरिएशन प्रोड्यूस हुई है या जो स्ट्रेंथ डेवलप हुई है आयन कलेक्टर के ऊपर, उसको तो आपने मेजर करके रखा है। अब ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंट आप करेंगे कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, प्योर आप लेके आएंगे, उसको आप वेपोराइज करेंगे, उसके एटम्स को आयोनाइज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपनी तरफ खींचेगी, एक्सेलरेट करवाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड कर्व की शक्ल देगी उन सारे के सारे एटम्स को, क्योंकि कार्बन 12 सैंपल में सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक ही आइसोटोप के हैं, उनकी मास टू चार्ज रेशियो वैल्यू सेम है। चार्ज सेम है, मास सेम है, तो चार्ज टू मास रेशियो सारे के सारे एटम्स की सेम होगी इन केस ऑफ कार्बन 12। तो वो यहां पर आकर स्ट्राइक करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट वेरिएशन जो प्रोड्यूस करेंगे उससे हम इन तीनों तरह के जो आइसोटोप्स हैं जो नियॉन के थे उनकी इलेक्ट्रिक करंट वेरिएशन को कंपेयर करेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि जो लाइटर वाले आइसोटोप थे उनमें से हर एक आइसोटोप की जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो ये है, उससे हैवियर वालों की रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, और जो सबसे हैवियर हैं उनकी रिलेटिव एटॉमिक मास ये है। तो इस तरह से हम ये तीसरी इंफॉर्मेशन भी आइसोटोप्स के हवाले से ले लेते हैं फ्रॉम कंपैरिजन विद कार्बन 12। अब इस टॉपिक के आखिरी स्टेप की तरफ हम आते हैं और वो है मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम, ये जो हमने सारी डिस्कशन की है ये तो एक लम्हे का काम है कि इधर आपने सैंपल रखा और फौरी तौर पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ बना नजर आ गया, और उस ग्राफ से आप सारे का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं कि जो आपका सैंपल है एलिमेंट का उसमें कितने आइसोटोप्स हैं, उनकी रिलेटिव मैसेज क्या है, और उनकी परसेंटेज अबंडेंसेस क्या है। तो वो जो ग्राफ बनता है वो क्या चीज है, उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। तो मास स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ और प्लॉट ऑफ डाटा in such a way that relative masses of isotopes are taken on x-axis। ये जो स्केल x-axis पे है इस पे हम आइसोटोप्स की रिलेटिव मैसेज को लेते हैं, और जो y-axis पे स्केल बनाते हैं वो उनकी परसेंटेज अबंडेंसेस के हवाले से होती है। तो ये जो ग्राफ आपको मिलता है इसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। इन केस ऑफ नियॉन आपको जो मास स्पेक्ट्रम मिलेगा उसकी 3 पीक्स होंगी। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप रिलेटिव मास की जो स्केल एक्स एक्सिस पे बनाते हैं वो आप तब बना सकते हैं जब आप कार्बन 12 का कंपैरिजन करते हैं। तो कार्बन 12 से इनकी मैसेज का जब कंपैरिजन करेंगे तो कार्बन 12 की पीक मिसाल के तौर पे यहां पे बनती है, दिस इज द पीक फॉर कार्बन 12। तो इससे क्या मुराद है, सैंपल के अंदर जो कार्बन 12 के आइसोटोप हैं दे आर 100% प्रेजेंट, और उसके बाद जहां पे ये पीक बनी है ग्राफ के ऊपर उसको आपने 12 AMU कंसीडर करना है। अब 0 से 12 तक आप स्केल बना दे और स्केल को आगे वैसे ही बढ़ाते जाएं, वैसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, अप टू 100। तो आप देखते हैं कि अगर ये वाली जो पीक जो 100% की आई है उसको आप 12 बना दे तो उसी के हिसाब से आगे चलते जाएं तो 20 पे एक पीक आई है। इसका मतलब ये जो आइसोटोप है नियॉन का, इसका रिलेटिव मास ऑलमोस्ट 20 है, और इसकी परसेंटेज अबंडेंस इधर से आप पढ़ेंगे फ्रॉम वाई एक्सिस वो है 90.92%। जो दूसरे वाला ये एंड वाला आइसोटोप आप देखोगे इसमें जो एटॉमिक मास है वो 22 है, और इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 8.82% है।
जो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के मैस स्पेक्ट्रोग्राफ थे, उनसे फिर ये तीसरे आइसोटोप का पता चला, क्योंकि इसकी पीक बहुत ही लाइटर है और इसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत ही कम है, 0.257%, और ये बनती है 21 पे, ऑलमोस्ट 21 पे बनती है, इसका रिलेटिव मास 21 है। तो ये है जी आपका मास स्पेक्ट्रम, और इससे आप पता चला सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, उनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है, और उनकी एग्जैक्ट रिलेटिव मैसेज एज कंपेयर टू कार्बन 12 कितनी है। अब यहाँ पे एक आखिरी बात कि आपके पास कोई मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, जैसे आयोडीन है, गोल्ड है, आर्सेनिक है, तो उसके केस में यहाँ पे कितनी पीक्स बनेगी? उसके केस में सिर्फ एक पीक बनेगी, और वो पीक वहां पे बनेगी जहां पे उसका रिलेटिव मैस है, और उसकी फुल पीक होगी 100% रिलेटिव अबंडेंस को शो करेगी। तो ये है जी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। तो